हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं गुप्ता पीरियड या गुप्ता एज के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य में हम पढ़ेंगे जिसे इंडियन हिस्ट्री का स्वर्ण काल, गोल्डन एज भी बोला गया। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसका 2 से 3 वीडियो होगा पूरे गुप्ता पीरियड के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके, और इसके बाद 2 से 3 वीडियो आने, गुप्ता पीरियड के 2 से 3 वीडियो आने के बाद हमारा एंशिएंट हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 से 4 लेक्चर और आएंगे, फिर एंशिएंट हिस्ट्री हमारा खत्म हो जाएगा। तो गुप्ता एज में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे पहले, क्योंकि हम अभी प्री के लेवल में पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा मेंस को लेके पढ़ेंगे। बट जब हमारा जो मेंस का सीरीज चल रहा है उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे क्या सोसाइटी था, क्या गुप्ता आर्ट था, सब कुछ पढ़ेंगे। बट अभी हमें क्या पढ़ना जो हमारे प्री में ज्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो अगर हम गुप्ता एज की अगर बात करेंगे तो ये इसका बेसिकली जो टाइम पीरियड है उससे हम थोड़ा सा अलग लिखते हैं। 300 से लेके 600 एडी तक बेसिकली टाइम पीरियड। ठीक है, एक रफ में मैं लिख दूं तो 300 एडी से लेके 600 एडी। अभी हम एडी में आ चुके हैं, अभी कोई बीसी की बात नहीं हो रही, ईसवी की बात हो, ईसा पूर्व की बात नहीं हो रही। बातों को समझिएगा। ठीक है, इसके पहले जो सातवाहन वंश थे और कुषाण वंश था, तो कुषाण वंश जो कि इस एरिया में पूरा आप देख सकते हैं, इस एरिया में पूरा कुषाण वंश ने अपना वर्चस्व रखा था। जो कुषाण वंश के डिक्लाइन के बाद, पतन के बाद, कुषाण आफ्टर कुषाण, तो उस एरिया पे जो कब्जा किया, उस एरिया पे जिस साम्राज्य ने अपना मजबूत स्थिति मजबूत किया, मतलब और नए साम्राज्य ने अपना मतलब प्रभाव डाला, वो था गुप्तास। अगर वही बात करेंगे दक्षिण में, हम देखेंगे सातवाहन वंश था। ठीक है, आपको पता है आंध्र सतवाहन वंश था, जो उसे कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी था। तो जब सातवाहन वंश, मैंने उधर बात किया था विदेशी राज्यों का, तो कुषाण था। बट अगर हम देशी राज्य की बात करें तो वो था सातवाहन वंश। तो सातवाहना वंश के बाद जो वंश आता है उसके रून्स पे, उसके समय, उसके जगह पे वो वंश होता है वाकटक। तो वाकटक और गुप्ता पीरियड को हम लोग पढ़ते हैं, एक दोनों कंटेम्प्रेरी हैं, तो दोनों को हम पढ़ेंगे। बट पहले हम गुप्ता पीरियड को पढ़ेंगे, फिर वाकटक छोटा टॉपिक है उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो आप जैसा कि मैप देख पा रहे होंगे, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा गुप्ता पीरियड था, जिसे देख सकते हो कि पाटलिपुत्रा, लिच्छवी, प्रयाग, विदिशा, मथुरा, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको गुप्ता पीरियड के अंदर में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो पूरा पिंक कलर का जो पूरा बाउंड्री बना हुआ है, ये गुप्ता एम्पायर का बाउंड्री है। ये कोर रीजन है, मतलब गुप्ता एम्पायर का जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन था, मेन गुप्ता पीरियड का जो वर्चस्व था, मतलब एरिया था, वो मेनली जो पूरा ये कोर रीजन है जो इस कलर किया हुआ। ठीक है, बाकी जो बाउंड्री बना हुआ वो पूरे बाउंड्री मतलब उतना तक के गुप्ता पीरियड का या उससे सबऑर्डिनेट के द्वारा ये सारे चीजें चलाए जा रहे थे। ठीक है, चीजों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो बेसिकली देखते हैं, बिहार और यूपी वाला क्षेत्र ही है। देखिए, बिहार और यूपी वाला ही क्षेत्र है, कुछ कुछ क्षेत्र पंजाब उंजाब, लेकिन बेसिकली बिहार और पूर्वी यूपी का जो क्षेत्र है वहीं पे गुप्ता पीरियड का स्टार्टिंग फॉर्मेशन हुआ था। इस चीजों को आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये डेट आप देख सकते हो 300 से लेके 600 एडी। कहीं मतलब इसमें हम लोग अगर कहीं के आप बुक में देखिएगा तो कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा 300 से लेके 450। तो वो बीच में गुप्ता पीरियड को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, उस चीज को आपको समझना है। तो देखिए, ये सारे आपको जो डेट आप टाइम देख रहे हैं गुप्ता पीरियड का, तो इसमें जो शुरू में अगर हमारा स्थापना की बात करते हैं तो श्रीगुप्त था। ये डेट से अभी आपको एकदम पढ़ना, आपको डेट के लिए आपको परेशान नहीं होना, अभी डेट इसको नहीं देखना। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन से डेट महत्वपूर्ण है। ठीक है, श्री गुप्ता होते हैं फर्स्ट, जो फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड। आफ्टर घटोचक होता है जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चंद्रगुप्त फर्स्ट है, काच है, समुद्रगुप्त है। देखिए, समुद्रगुप्त को से एग्जाम में 30% आता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय एग्जाम में आपका 40%। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो हमारा फोकस 30% फोकस समुद्रगुप्त पे रहेगा, 40% फोकस चंद्रगुप्त द्वितीय पे रहेगा, और बाकी ओवरऑल 30% फोकस पूरे सब पे रहेगा। मतलब सबसे ज्यादा फोकस किसको करना है आपको? समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसके हर एक चीज को आपको पढ़ना है, मेंस लेवल के लिए और प्री लेवल के लिए, सबके लिए पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपको चीजों को समझ पा रहे होंगे। ये सारा आपका गुप्ता पीरियड का आपका टाइमलाइन था। अब देखिए, गुप्ता पीरियड को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक अर्ली गुप्ता, जो शुरुआत में गुप्त शासक रहे, तो वो सबसे पहले श्रीगुप्ता जो कि फाउंडर के रूप में है, गुप्त वंश की स्थापना करता है, फाउंडर। उसके बाद आता है घटोचक गुप्त। ठीक है, घटोचक है जो श्रीगुप्त का बेटा रहता है, घटोचक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वो इसके बाद आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कि रियल फाउंडर मतलब वास्तविक संस्थापक।
ठीक है, बाइलिंगुअल चलेगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, पूरा बाइलिंगुअल चलने वाला है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी मैं हर एक चीज में बाइलिंगुअल चलाता हूँ, जहाँ पे मुझे इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती है मैं वहां पर चीजों को नहीं रखता हूँ। अब नाम को इंग्लिश हिंदी लिखे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं इस चीज को इंग्लिश में बताना चाहिए मैं वहां पे इंग्लिश ऑलरेडी मैं लिख देता हूँ, इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश का ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो हमारा आता है वो आता है समुद्रगुप्त, ठीक है। लेकिन इसके बीच में एक और आता है काच नाम का आता है, काच, उसके बारे में उतना नहीं पढ़ना है, बट इसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर जो कि आपका सबसे ज्यादा इसके बारे में 30% आपको मैंने ये बताया कि पढ़ना है। फिर देखिए समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, ओके चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे देखिए द्वितीय है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, तो एक कभी कभी क्रम देता है, एक आपको क्रम देता है एक अरेंजिंग करने के लिए कि किनका क्रम सही है, तो ये आपको ध्यान रखना, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त, ठीक है। ये देखिए प्रभावती गुप्ता ये लेडीज थी, इसकी सिस्टर थी, कुमारगुप्त की सिस्टर थी, इसके बारे में हमको देखना है बाद में। ये देखिए पुरुगुप्ता है, इसके बारे में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो जो जो बने शासक उसके बारे में आपको मैं पढ़ा बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए गुप्ता, इन सारों के बाद जो लेटर गुप्ता रूलर्स होते हैं वो ज्यादा, जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त से स्टार्ट होता है, आपका ध्यान रखिएगा, पुरुगुप्त से, तो ये 400 450 के बाद वाला जो एज है जिसमें कहीं ना कहीं गुप्ता पीरियड उतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहा हो और गुप्ता पीरियड एक तरह से डिक्लाइन के मतलब एक कगार पे पहुंच चुका था, उस पीरियड को बोलते हैं परवर्ती गुप्त शासक। परवर्ती क्या बोलते हैं इसको, सॉरी उत्तरवर्ती, परवर्ती नहीं उत्तरवर्ती, ठीक है, उत्तरवर्ती गुप्त शासक या लेटर गुप्ता रूलर्स, ठीक है। आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो इसमें आपका पहला नाम आता है पुरुगुप्त का, ठीक है, यही का पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा, पुरुगुप्त का आता है। फिर आफ्टर पुरुगुप्त के बाद जो गद्दी बैठता है और उसके बारे में महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, बुद्धगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, और बुद्धगुप्त के बाद हम पढ़ेंगे नरगुप्त बीच में एक आता है, बट इसके देखिए नरसिम्हा गुप्त, जिसका नाम बालादित्य बोलते हैं, नरसिम्हा गुप्ता बालादित्य, ठीक है, नरसिम्हा बालादित्य गुप्ता। फिर उसके बाद हम देखते हैं बीच में एक आपका एंट्री होता है भानुगुप्त का, भानुगुप्त का। आफ्टर हम देखते हैं कुमारगुप्त तृतीय, ठीक है, ये सारे, फिर लास्ट में विष्णुगुप्त है। तो ये सारे को हम पढ़ते आएंगे आगे, बट आपको एक थोड़ा सा टाइमलाइन को आप लोग याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। जैसे देखिए आप मैंने ऑलरेडी मैं सब कुछ दे दिया हूँ, तो इसके लिए आपको परेशानी पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको मैंने मैप भी बता दिया, आपको मैंने आपका पूरा टाइमलाइन भी बता दिया, ठीक है, चीजों को समझिएगा। देखिए तो ये चीजों को समझना है कि जो गुप्ता पीरियड में सबसे पहले अगर हम बात करने वाले हैं तो वो है हमारा, ध्यान रखिएगा, सॉरी ये करंट अफेयर का आ गया, ठीक है। तो वो हम बात करने वाले हैं श्रीगुप्त के बारे में सबसे फर्स्ट। अब देखिए श्रीगुप्ता को कितने लोग बोलेंगे कि हिंदी में है, इंग्लिश में लिखे, तो श्रीगुप्त आप लिख सकते हैं, इतने आप समझदार हैं। तो श्रीगुप्त का बेसिकली टाइम आप देखिए कहीं कहीं 240 से 280 रहता है, तो अलग अलग डेट आपको देखने को मिलता है, बट चीजों को समझिएगा। बेसिकली एक रफ में अगर हम देखेंगे तो 275 में इसने 275 रहता है, कहीं 240 280 रहता है, तो डेट से आपको नहीं परेशान होना, ठीक है, डेट से आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। तो मैं आप लिख देता हूं, चलिए मैं लिख ही देता हूं 240 से 280 एडी तक श्रीगुप्त का है। श्रीगुप्त के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस आपको जो पढ़ना मैं बताता हूं। संस्थापक, गुप्त वंश के फाउंडर हो गए कौन, फाउंडर ऑफ गुप्ता हो गए हमारे श्रीगुप्त। ध्यान रखिएगा श्रीगुप्त के बारे में एक अभिलेख, त्रामपत्र अभिलेख है प्रभावती गुप्ता का। प्रभावती गुप्ता कौन था भैया बताइएगा, प्रभावती गुप्ता का त्रामपत्र अभिलेख, त्रामपत्र अभिलेख कॉपर प्लेट, ठीक है, कॉपर प्लेट मैंने ऑलरेडी मैं सबको बताया हूं। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में क्या देखने को मिलता है, प्रभावती का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलता है। देखिए पहला बात, ये प्रभावती गुप्ता थी, ये कौन थी पहले इसके बारे में जान लीजिए। ये चंद्रगुप्त,
सेकेंड, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकेंड की पुत्री थी, चंद्रगुप्त, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है। देखिए मैंने अभी जैसे टाइमलाइन में बताया कि देखिए चंद्रगुप्त सेकेंड है, इसके एक पुत्र कुमारगुप्त प्रथम और एक पार्वती गुप्ता। तो चंद्रगुप्त सेकेंड की पुत्री थी और एंड आल्सो वाइफ ऑफ रुद्रसेना। अभी नया नाम रुद्रसेना कहां से आ गया? रुद्रसेना द्वितीय। देखिए रुद्रसेना है वाकटक का राजा, वाकटक का राजा, वाकटक किंग। शादी हुआ, ठीक है, वाकटक, क्योंकि वाकटक उसमें कंटेम्परेरी है, अब मैं भी देख सकते हैं वाकटक कंटेम्परेरी है, तो वाकटक के राजा से शादी हुआ था इसके चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी के साथ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके जो ताम्रपत्र अभिलेख, इसने अपना अभिलेख लिखवाया और ताम्रपत्र अभिलेख में इसने क्या बताया? ताम्रपत्र अभिलेख में इसने श्रीगुप्त के बारे में आदिराज बोला। श्रीगुप्त को क्या बोला गया? आदिराज। अब देखिए श्रीगुप्त के बाद ये अभिलेख लिखा है, लेकिन इसने अपने श्रीगुप्त के बारे में उसमें ऐसा लिखा गया आदिराज बोला, ठीक है। अभिलेख बाद में, अब कहानी बाद में तो लिखा सकता है किसी के बारे में ना, तो ये आदिराज की उपाधि आपको देखने को मिलता है ताम्रपत्र अभिलेख में, पहला बात। और महाराज की उपाधि धारण किया है इसने, महाराज की उपाधि धारण किया है, टाइटल ऑफ महाराज, ठीक है। तो टाइटल ऑफ महाराज से क्या पता चलता है? देखिए इसके पास जितने भी शासक आते हैं, श्रीगुप्त और घटोत्कच के बाद जितने भी शासक आते हैं, वो ज्यादातर टाइटल बहुत भारी भरकम टाइटल महाराजा धीराज। लेकिन ये महाराज की उपाधि से क्या पता चलता है कि इस समय पूरी रूप से गुप्ता पीरियड में श्रीगुप्त पूरे रूप से गुप्त वंश का एक तरह समझिए कि राजा नहीं बन पाया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी के सबऑर्डिनेट के रूप में काम कर रहा था, या हो सकता है बन भी गया होगा, बट महाराज की उपाधि लेने से हम चीजों को समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी के सबऑर्डिनेट में रहा होगा। इट मे बी, कंफर्म नहीं, मैं इसलिए मैं लिखा इट मे बी सबऑर्डिनेट, इट माइट भी होगा, इट माइट बी सबऑर्डिनेट ऑफ अनदर। क्योंकि अगर जब ये खुद रूप से इंडिपेंडेंट होता पूरा, तो ये महाराजा धीराज की उपाधि भी ले सकता था, क्योंकि इसके बाद वाले लिए हैं। तो श्रीगुप्त के बारे में इतना ही पढ़ना है, और कोई भी किताब में कहीं भी कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। हाँ एक चीज आपको एक देखने को मिलता है इसी अभिलेख में, मैं यहीं पे लेता हूं, इसी अभिलेख में इसके गोत्र के बारे में। कौन गोत्र? धारण, गोत्र का नाम इसका धारण बताया गया है। और जैसे गुप्ता के पेड़ के बारे में अगर बात करेंगे तो इसके बारे में बहुत सारा ऐसा हिस्ट्री रहा है, ये कौन से धर्म, कौन से वर्ण से था, वैश्य था, शूद्र था, तो अलग अलग चीज जगहों पे अलग अलग नाम मिलता है। बट वो हम किस में देखेंगे? वो हम देखेंगे मेंस वाले टॉपिक में, ठीक है। उस पर हम थोड़ा सा 2-4 मिनट बात कर लेंगे, बट यहाँ पे नहीं, ठीक है। इसके बारे में कोई मतलब कुछ उतना कंफर्म नहीं है, और ज्यादातर इस पर कभी सवाल आया भी नहीं है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। अब देखिए आफ्टर श्रीगुप्त जो आता है घटोत्कच, हिंदी में भी घटोत्कच ही लिखेंगे। इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है भैया, इसके बारे में इतना जान लीजिए कि ये था जिसने केवल महाराजा की उपाधि लिया है, आदिराज के बारे में नहीं, इसने महाराजा की उपाधि लिया, टाइटल ऑफ महाराजा, ओके। बस इतना इसके बारे में समझना है और कुछ नहीं समझना। चलिए अब ये घटोत्कच के बाद में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो आता है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। मैंने क्या बताया? देखिए कि चंद्रगुप्त प्रथम से हम लोग देखेंगे थोड़ा समझेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो है एक वास्तविक संस्थापक है। क्या भैया? वास्तविक संस्थापक। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट, वो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त, आप कंफ्यूजन नहीं हो जाइएगा, ठीक है, ये अलग है। चंद्रगुप्त प्रथम, अब इसके बारे में क्या है? सबसे पहले इसके बारे में जो आप जानिएगा वो लिखिएगा रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक। क्या लिखेगा भाई? कि
वास्तविक संस्थापक थे गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि इसके समय ही गुप्ता पीरियड में, इसके समय गुप्ता जो वंश था, गुप्ता जो साम्राज्य था, वो अब मतलब कहने का मतलब कि ज्यादा एरिया को कवर कर पाया और ज्यादा पावरफुल बन पाया। तो वास्तविक संस्थापक के रूप में इसको बोला था। अब देखिए जैसे ही गद्दी पे बैठता है, गद्दी पे इसका बैठने का टाइमिंग है 319 से लेके 335 तक। तो जैसे ही गद्दी पे बैठता है 319 में, सबसे पहले भैया गद्दी पे बैठते ही 319 में कहता है कि हम अपना चलाएंगे कैलेंडर, हम चलाएंगे गुप्त संवत। देखिए 78 एडी में एक और संवत चल चुका था, 78 एडी में एक और संवत चल चुका था, वो शक संवत था। और एक शक संवत को चलाने वाले कुषाण थे, ऐसा नहीं कभी कंफ्यूजन करना कि शक थे, ठीक है। शक संवत को चलाने वाले कुषाण थे और कुषाण ने 78 एडी में 78 एडी में शक संवत चलाया। तो एक सवाल आया था पीसीएस एग्जाम में कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच में कितना समय का डिफरेंस है, तो 241 ईयर। कितना का होगा देख लीजिए, हमारा अगर देखेंगे तो 241 ईयर का, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। 241 ईयर का डिफरेंस है, आपको मतलब ध्यान रखिएगा, ओके। अब देखिए ये जो गुप्त संवत की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, गुप्त संवत की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके बारे में आप लोग चीजों समझना, देखिए ध्यान रखिएगा। जैसे कि और भी संवत चले थे, आपके पहले विक्रम संवत चले हैं जो कि 57 बीसी का है, क्या वो बीसी का, ये सारे एडी में आ रहे हैं। तो जितने भी संवत है आपको बस याद रखने हैं, ठीक है। फिर आगे हिजरी संवत देखेंगे, जब इस्लाम धर्म की स्थापना होती है तो उस समय हिजरी संवत होते हैं। ये कैलेंडर है एक तरह से, ठीक है। शक संवत का स्थापना 78 एडी में और गुप्त संवत चलाया गया कब, 319 एडी में, जब चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने गद्दी पे बैठा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसने उपाधि क्या क्या लिया, टाइटल्स देखिए, महाराजा धीराज। देखिए मैंने क्या बोला, महाराजा धीराज, मतलब ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा टाइटल लेने का मतलब कि ये पूरे रूप से गुप्ता को कंट्रोल कर रहा, गुप्ता एज को, गुप्ता वंश को, और उसमें किसी के अंडर में नहीं है भाई, किसी के अंडर में नहीं है, ये एकदम स्वतंत्र बन चुका है। और इसलिए इसने इतना भारी भरकन, इसने मतलब कहने का मतलब कि टाइटल लिया, ठीक है। अब देखिए और क्या समझना है, इसने शादी किया किससे, कुमारी देवी। देखिए मैंने अभी ये जो मैंने डायग्राम में मैंने देश में बहुत कुछ है, कुमारी देवी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसकी वाइफ का जहां पे इक्वल दिया ना, सब समझिए कि शादी वाला दिया है, ठीक है। इसने शादी किया भैया कुमारी देवी से, जो थी लिच्छवी किंग की बेटी। लिच्छवी नरेश की पुत्री थी कौन, कुमारी देवी। इससे शादी किया, इससे शादी किया किसने भाई, मैं यहां प्रश्न ले लेता हूं, चंद्रगुप्त प्रथम ने। देखिए आगे जब हम देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो आता है कहने का मतलब, अगर हम देखेंगे आगे जाके तो एक आपको नाम देखने को मिलता है, जैसे कि आप देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें। देखिए ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ओके, और ये समुद्र गुप्त है। क्या है, ये समुद्र गुप्त है। तो समुद्र गुप्त को बोला जाता है, आपको अगर देखिएगा तो लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, लिच्छवी दौहित्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या मतलब कि लिच्छवी नरेश का नाती, ठीक है, लिच्छवी दौहित्र बोला जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि रिलेशन से आप समझ सकते हो। तो चंद्रगुप्त प्रथम के शादी हुआ कुमार देवी से, जो कि लिच्छवी नरेश की पुत्री थी। इतना आपको समझना है इसके बारे में। अब इसने क्या किया भैया, इसने कैपिटल ही बनवाया, इसने राजधानी बनवाया पाटलिपुत्र में। कोई भी बुक ढूंढ लीजिए, सारे बुक में इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी, तो इसकी ज्यादा इसके लिए परेशान नहीं होने, कुछ छूट जाएगा या हो जाएगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसने चलवाया राजा रानी के सिक्के, किंग क्वीन कॉइन,
किंग क्वीन क्वाइंस, एक कहने का तो राजा और रानी के उस पे चित्र अंकित होते थे, उस तरह के सिक्के चलवाया किन्होंने, तो चलवाया चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारे हो गए। तो इसके बारे में इतना ही ज्यादा जानना, इसके बारे में और नहीं जानना। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा समुद्रगुप्त, और सबसे महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त को आपको लाइन बाय लाइन समझना है, हर एक चीज को याद रखना है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट जो हमारा आने वाला है समुद्रगुप्त। ओके, समुद्रगुप्त। अब भाई समुद्रगुप्त के बारे में अगर हम जानेंगे कि इसके बारे में डिटेल में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है हमें, और इसने बहुत ज्यादा काम भी किया, इसने बहुत ज्यादा अपने साम्राज्य को बढ़ाया भी, इसीलिए इसे बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन। किसे बोला जाता भाई? समुद्रगुप्त को। अब देखिए भारत का नेपोलियन क्यों बोला गया, ऐसे क्यों बोल दिया गया? देखिए भारत का नेपोलियन जो बोला गया, किसके द्वारा बोला गया? विंसेंट आर्थर स्मिथ, एक इतिहासकार हैं, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इसने अपने बुक में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका बुक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक में इसने समुद्रगुप्त को बोला है नेपोलियन ऑफ द इंडिया, बिकॉज नेपोलियन ने, जैसे नेपोलियन ने बहुत सारा राज्यों को जीता, बहुत सारे टेरिटरी को जीता, उस तरह से इसने भी बहुत सारे टेरिटरी को जीता, इसलिए इसने जो प्रसार की नीति अपनाई, इसलिए इसे भी भारत का नेपोलियन बोल दिया गया, ठीक है। इस चीजों को आप लोग समझिएगा, अलग अलग ऑथर का अलग अलग ओपिनियन होता है, उन्हें बोल दिया, बट हमें क्या, हमें तो याद रखना है, ठीक है। डेट देखेंगे 335 से लेकर 375, कहीं के 380 देता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना डेट के लिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जहां पे मुझे डेट महत्वपूर्ण रहेगा मैं वहीं पे चीजों को समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पहले हम देखेंगे इसने क्या क्या उपाधि, हम उपाधि की बात कर रहे हैं, क्या हम बात कर रहे हैं? उपाधि, बहुत सारे टाइटल, इसके इतने सारे टाइटल्स हैं कि आपको ये या पहले याद रखना, ठीक है। ये पहला उपाधि हो गया, और क्या उपाधि भाई? देखिए जितना मैं उपाधि लिख रहा हूं, जितना मैं इसके टाइटल्स लिख रहा हूं, सब कुछ रट जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति सबसे महत्वपूर्ण है, प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख के बारे में आपने नाम सुना होगा, तो ये प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, अभिलेख बोलिए, स्तंभ लेख बोलिए, जो भी बोलिए, ये जो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, इसमें बहुत सारे राजाओं का वर्णन है। हालांकि मैं इसके बारे में बताने वाला, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड जो मेरा है प्रयाग प्रशस्ति के ही बारे में है, बट अभी हम क्या करेंगे, इस प्रयाग प्रशस्ति में इसका जो नाम मिलता है वो नाम समझिए। टाइटल्स की आपको बात करना है ना, मैं आपको टाइटल बता रहा हूं। धरणीवंध, पृथ्वी को इसने बांधा, तो पृथ्वी, पूरे पृथ्वी को बांध लेना, पूरे पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लिया, मतलब इट मीन्स कि बहुत सारे एरिया कवर किया होगा, तो धरणीवंध बोल दिया गया, ठीक है। पृथ्वी व्यान अपरित्रथ, अपरित्रथ, देखिए अपरित्रथ मतलब होता है इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब आपको पता होगा, इनविंसिबल मतलब होता है कि अपराजय, जिसे पराजय ना कर सके, तो पूरे पृथ्वी पर ये अपराजय था, इसके बारे में बोला गया, ठीक है। पृथिव्या प्रथम वीर, ये सारे टाइटल्स को बस आप ध्यान रखें, ठीक है। टाइटल्स आपको एक दो बार देखिएगा तो आपको टाइटल्स ऑलरेडी याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं, ठीक है। प्राची धर्म बंधु, ये प्रयाग प्रशस्ति में इतना सारा इनका उल्लेख है,
पर्याग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसमें इतना इनका नाम का उल्लेख है। सब इसके टाइटल्स आप देख रहे हैं, कितने टाइटल्स हैं। और अन्य टाइटल्स में देखते हैं, अदर्स में देखिए, अगर हम इनके अदर टाइटल्स की बात करते हैं भाई, तो हम क्या देखते हैं, लिच्छवी दोहित्र, मैंने जस्ट बताया था लिच्छवी दोहित्र, क्योंकि लिच्छवी नरेश के बेटी प्रभावती, सॉरी, लिच्छवी नरेश की जो बेटी थी, ध्यान रखिएगा, कुमार देवी से इनका जन्म हुआ था, इसलिए लिच्छवी दोहित्र बोला गया, ग्रैंड सन ऑफ द लिच्छवी। ग्रैंड सन, दोहित्र मतलब ग्रैंड सन होता है, ध्यान रखिएगा। तो लिच्छवी दोहित्र इसको बोला जाता है। पर क्रमांक, हिंदी में एकदम सेम चीज लिखाएगा, ध्यान रखिए, हिंदी में भी एकदम सेम, इंग्लिश में भी एकदम सेम चीज लिखाएगा, जहां पे मुझे इंग्लिश लगेगा मैं लिख दूंगा, ठीक है। पर क्रमांक, और क्या भैया, इसे बोला गया व्याग्रह प्रक्रमांक। व्याग्रह प्रक्रमांक, प्रक्रमांक मतलब होता है कि बहुत ही प्रक्रमी, व्याग्रह मतलब बाघ जैसा बहादुर, प्रक्रम का मतलब होता है बहादुर, बाघ जैसा बहादुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अश्वमेघ, मेघ पराक्रम, अश्वमेघ यह करवाया इसलिए इसका नाम हो गया अश्वमेघ पराक्रम, ठीक है। इतना सारा इसका नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हुआ। अभी ने एक और उपाधि, कविराज, बिकॉज ये बीना के बहुत शौकीन थे, इनके सिक्कों पर बीना बजाते हुए इनको देखने को मिलता है, इसे कविराज को उपाधि इसलिए दिया गया, बीना के शौकीन थे इसलिए अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए अंकित करवाया अपना चित्र, ध्यान रखिएगा। इसने एक और काम, वसुबधु, एक बौद्ध विद्वान था, को संरक्षण प्रदान किया, उसको मतलब अपने राज्य में रखा, ये वसुबधु नाम का। तो मैं इसको थोड़ा सा स्टार मार देता हूं, ठीक है, ये मैं स्टार मारता हूं। बाकी ये सारे आपको जितने भी मैंने बताया इनका अलग अलग नाम, वो याद हो जाएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, ऑलरेडी ऐसा नाम ही है कि आपको याद होना ही है, ठीक है। मैंने केवल उपाधि भी इतना बताया, सोच लीजिए मैं केवल समुद्रगुप्त के बारे में उपाधि, अभी समुद्रगुप्त के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा तो बहुत ही ज्यादा आगे जाएगा। अब जो मैं बताने वाला हूं भैया, वो बताने वाला हूं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण। अब देखिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ध्यान रखिएगा चीजों को। ये जो देख रहे हैं, ये जो पिलर है, पिलर पे ही लिखा गया। अब देखिए, पिलर ऐसा माना जाता है कि इस पिलर को अशोका ने बनवाया था, जो कि पहले कौशाम्बी में था, ध्यान रखिएगा, मैं चीजों को बता रहा हूं जो, ठीक है, एक एक चीज को मैं बताऊंगा, सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, इस पिलर का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं हर एक चीज को मैं बताऊंगा, ठीक है। इस प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति बोलते हैं, इसको बनाया था अशोक ने, बहुत पहले की बात है। और अशोक ने अपना इस पे अभिलेख भी लिखवाया था, आप देख सकते हो ऊपर में, अशोका का 1 से लेके 3 तक और 4 से लेके 6 तक, मतलब अशोका का जो मेजर रॉक एडिक्ट है, अशोका का जो मेजर रॉक एडिक्ट है, जो बृहद शिलालेख है, बृहद शिलालेख है, वो 1 से 6 तक इसमें लिखा गया, ठीक है। हालांकि वो बहुत ज्यादा मिट उठ गया है, क्योंकि जहांगीर उंगीर ने बहुत इस पे ऊपर अपना लिखवाने के कारण इसको नष्ट भी किया है, बट क्लियरली 1 से 6 तक के है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे पहले कौशाम्बी में बनाया गया, कौशाम्बी में बनाया गया, जो इलाहाबाद में 30-40 किलोमीटर दूर में है। तो कौशाम्बी स्तंभ लेख, मैं स्तंभ लेख में इससे लिख रहा हूं क्योंकि पिलर पे लिखा गया, और कौशाम्बी में इस स्तंभ का निर्माण हुआ और इस पे अशोक ने अभिलेख लिखवाया। आफ्टर, इसके बाद क्या, देखिए अभिलेख वहीं पे पड़ा हुआ था, बट इसके बारे में ध्यान रखिएगा।
इस अभिलेख जो कौशाम्बी में था, इलाहाबाद में था। अब कौशाम्बी की अगर हम बात करते हैं, देखिए तो इस पे समुद्रगुप्त ने भी लिखवाया। अब देखिए मौर्यन पीरियड के बाद जो गुप्ता पीरियड आता है सातवाहन के बाद, तो हम देखते हैं कि जब समुद्रगुप्त ने भी इस पे अपना लेख लिखवाया, देख सकते हैं समुद्रगुप्त नीचे में लिखवाया अपने बारे में जो भी लिखवाया है, ये ध्यान दीजिएगा। 33 लाइन का इसमें पंक्ति में बहुत सारी चीजों को लिखा है। तो ये करवाया किसने? समुद्रगुप्त ने। अब देखिए आपको चीजों समझना, इस कौशाम्बी अभिलेख को अकबर के शासन काल में, इसके अंदर में क्या क्या लिखा मैं बताऊंगा, लेकिन इस जो शासन काल में जहांगीर ने लाया। कहां लाया भैया? इलाहाबाद। पहले था कौशाम्बी में, अब कौशाम्बी से इलाहाबाद में लाया। अकबर के टाइम में जहांगीर लाया था। सबसे बड़ा बात आपको ये याद रखना है। और इस पे बीरबल का नाम भी आपको देखने को मिलता है। बीरबल का नाम, जहांगीर का नाम आपको देखने को मिलता है, जो कि फारसी में लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, फारसी में इस पिलर्स के ऊपर सब लोगों ने नाम लिखा। पता नहीं इतना फेमस पिलर क्यों था, अब चीजों को समझना, बट इतना फेमस क्यों था, बस ये लिखा। अब मैंने ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में मैंने बताया कि पिलर का कहां से कहां क्या हुआ, लेकिन जब कौशाम्बी में था उसी टाइम में इस पे लिखा गया था समुद्रगुप्त के बारे में। अब देखिए मैं बताने वाला हूं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। देखिए इस पे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इसका रचना हरिसेन ने किया। इसके ऊपर जो भी चीज लिखा गया है उसके बारे में सब कुछ हरिसेन के बारे में आपको नाम मिलता है। हरिसेन जो कि एक दरबारी कवि था समुद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त का, ठीक है। समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि रहता था, उसका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने और भी बहुत सारे बुकों का नाम रचना किया, मैं बताऊंगा। बट हरिसेन को देखिए, दरबारी कवि में लिख दूं कोर्ट पोएट, इंग्लिश में कोर्ट पोएट बोलेंगे, ओके। अब देखिए हरिसेन को बहुत अलग उपाधि, इसका उपाधि था संधि विग्रहिका, ठीक है। ऑफिसर ऑफ पीस एंड वॉर, युद्ध और शांति का जो अधिकारी था, संधि विग्रह बोला जाता उसको। तो हरिसेन थे, संधि विग्रह का भी इनको पोस्ट मिला हुआ था। कुमार अमात्य का पोस्ट मिला हुआ था, कुमार अमात्य का शेष इनको मिला हुआ था, ठीक है। मतलब जो हाई रैंकिंग होते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल, जो ऊंचे पद के जो ऑफिशियल्स होते हैं हाई रैंकिंग, उनको बोलते थे कुमार अमात्य, ठीक है। इनको महाडंडा नायक बोला गया, ठीक है, जो कि जुडिशियल और मिलिट्री हेड था। देखिए हरिसेन दरबार में कवि था भैया, लेकिन हरिसेन को इतना था पोस्ट भी मिला था, बहुत फेमस आदमी था, बहुत महत्वपूर्ण आदमी था। अभी ज्यादा इसको ज्यादा पोस्ट मिला, ज्यादा महत्वपूर्ण आदमी है, तो कहीं ना कहीं अपने राजा के बारे में कुछ ना कुछ तो बड़ाई करेगा, कुछ ना कुछ लिखेगा। तो इसने जो भी चीजें अपने राजा के बारे में बोला, ध्यान रहिएगा, ये बोला। अब इस चीज को कौशाम्बी के अभिलेख मतलब प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख बोलते हैं, प्रयाग में जो ये जो स्तंभ था, पिलर था, इस पे लिखवाया कौन? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो है तिलक भट्ट। मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको हर एक बुक में नहीं मिलेगा, बट आपको याद रखना है, सवाल कहीं से घुमा के दे, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तिलक भट्ट, तिलक भट्ट ने उत्कीर्ण करवाया। कहां भैया? तो इसको तिलक भट्ट ने इसको उत्कीर्ण करवाया, लेकिन सब कुछ शब्द किसके थे? तो हरिसेन के थे, जो कि दरबारी कवि था। चीजों को आप लोग समझ रहे हो, ठीक है, चीजों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये जो अभिलेख है
प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख बोलते हैं समुद्रगुप्त वाला, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में अलग अलग सोखा का अभिलेख भी सब कुछ है, लेकिन हम इसकी बात करें, ये संस्कृत में लिखा गया है। पहला बात, चंपू शैली में लिखा गया। चंपू शैली मतलब कहने का मतलब क्या हो भैया कि काव्य और गद और पद दोनों में लिखा, उसको बोलते हैं चंपू शैली। इसके अर्थशास्त्र भी चंपू शैली में लिखा गया, ठीक है। कविता टाइप का भी और थोड़ा कहानी टाइप का भी। तो चंपू शैली में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया है, ब्राह्मणी लिपि का इस्तेमाल हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखने हैं। 33 लाइन है, 33 लाइन है। 3300 लाइन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, बट महत्वपूर्ण लाइन के बारे में पढ़ेंगे। 33 लाइन है, ओके। समझने बातों को, चलिए अब चीजों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, अब आपको क्या समझना है जो मैं बताना चाहता हूं। इसमें ही पाटलिपुत्र को, इस प्रयाग प्रशस्ति में पाटलिपुत्र को बोला गया है पुष्प नगर। पुष्प नगर बताया गया है इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में पाटलिपुत्र को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब पहली बार पढ़ा गया, प्रथम बार पढ़ा गया किसके द्वारा भैया? तो उनका नाम था, पहला बात 1834 से पढ़े, किनके द्वारा? मैं नाम लिख दूं, कैप्टन ए टायर। कैप्टन ए टायर है या टायर, कैप्टन ए टायर के द्वारा सबसे पहली बार प्रयाग प्रशस्ति जो 33 लाइन का एक संस्कृत में चंपू शैली में ब्राह्मणी लिपि द्वारा तिलक भट्ट के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया अभिलेख जो प्रयाग इलाहाबाद में है, जो हरिसेन के शब्दों का उसमें उल्लेख है, वो पढ़ा कैप्टन ए टायर ने। देखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति के 33 लाइन्स हैं, वो 33 लाइनों में क्या क्या चीजें हैं जो कहीं न कहीं समुद्रगुप्त के विजय के बारे में वर्णन किया गया है। तो उन चीजों को हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, तो आपके सारे चीज क्लियर हो जाएंगे, कौन कौन से राजाओं को हराया, क्या क्या चीजें हुई। तो देखिए, ये प्रयाग प्रशस्ति जो मेनली अभिलेख है, आपको इसको बारे में पता होगा कि प्रयाग प्रशस्ति कहीं न कहीं समुद्रगुप्त की प्रशंसा किया गया। समुद्रगुप्त ने जो भी युद्ध को जीता उसमें इसकी प्रशंसा ही की गई है। प्रयाग प्रशस्ति में प्रशस्ति इसलिए बोला गया कि बिकॉज ये प्रशंसा के ऊपर लिखा गया है, तो समुद्रगुप्त के विजय के बारे में वर्णन किया गया। और हरिसेन जो उसका दरबारी कवि था और उसको बहुत सारा पोस्ट मिला हुआ था, तो बहुत सारा पोस्ट मिला हुआ था, वो दरबारी कवि था, तो अपने राजा का तो बड़ाई करेगा ही, तो इसने अपने इसमें लिखा है। और ये सही भी था कि समुद्रगुप्त ने बहुत सारे एरियाज को जीता भी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, तो हम देखेंगे 3300 लाइन में। तो पहले बात हम देखेंगे समुद्रगुप्त ने जिस एरिया को जीता उसमें विजय का वर्णन 7वीं पंक्ति में देखने को मिलता है। 7th लाइन, 33वें लाइन में 7वें लाइन को पढ़ेंगे तो उसमें हमें देखेंगे कि इन्होंने विजय का वर्णन अपना किया है। और उसमें भी अलग अलग एरियाज में हम देखते हैं आर्यवर्त को कैसे जीता, दक्षिणापथ को कैसे जीता, आठवीं राज्य को कैसे जीता, उसके पड़ोसी जो राज्य थे उसके विरुद्ध उनका क्या नीति था, किस पॉलिसी को अपनाया उन्होंने, और जो फॉरेन राज्य थे, विदेशी राज्य थे, जो अगल बगल में श्रीलंका हो गया, शक हो गए, कुषाण हो गए, उनके प्रति इनका क्या पॉलिसी था, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आर्यवर्त को हम लोग देखते हैं, तो आर्यवर्त को बेसिकली हम 2 पार्ट में बांटते हैं। पहले प्रथम चरण में जीतता है तो 3 राज्यों को जीता है, जिसका वर्णन 13 और 14 में लाइन में है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज में जीतता है, वो 21वीं लाइन में उसका वर्णन है 9 राज्यों को जीता। आर्यवर्त को टोटली रूप से बर्बाद कर देता है, एकदम बर्बाद। आर्यवर्त को एकदम पूरे एक तरह से वायलेंटली रूप से एकदम पूरा तोड़ फोड़ करके उस राज्य को बर्बाद करके आर्यवर्त के जितने भी किंगडम्स हैं, फिर उसके बाद ये अपने राज्य में मिला लेता है, ठीक है। और दक्षिणापथ अगर देखेंगे तो ये साउथ वाले एरियाज में जहां पर 12 राज्यों का संघ है उसको हराता है, और फिर बाद में कैप्चर कर भी लेता है, फिर बाद में छोड़ देता है, ठीक है। फिर 8वीं जो फॉरेस्ट ट्राइब था, जो कि जंगली राजा थे, जो जंगल के आसपास वाले क्षेत्र में राज कर रहे थे, तो उनको जीता है। ये ये 21वीं लाइन में आपको देखने को मिलता है। फिर 22 से लेकर 33वें लाइन तक कहीं ना कहीं हर एक लाइन में कुछ ना कुछ मेंशन है। तो 22वें लाइन से लेकर 33वें लाइन तक के जो उल्लेख है वो पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध क्या नीति उन्होंने अपनाया, ये पड़ोसी राज्यों से क्या चाहता था, विदेशी राज्यों से क्या चाहता था कि किस तरह से रहे, तो वो सब चर्चा किया है विदेशी राज्यों के बारे में 23वीं पंक्ति में। तो हम देखेंगे सबको एक एक करके। पहले हम लोग देखते हैं आर्यवर्त का विजय। मैंने पहले से इसे लिख दिया कि आपका टाइम बचे और चीज़ों को आप समझ पाए। मुझे लिखने में टाइम लगता है, तो कभी कभी मैं कहीं कहीं पे मैं लिखता हूँ भी और कहीं कहीं पे पहले से लिखा ही रहता है, ठीक है।
तो आर्यभट्ट की विजय के बारे में अगर देखेंगे, आर्यभट्ट के जो विजय के बारे में, पहले आप इस मैप को देख लीजिए जो मैंने यहाँ बताया, जैसे कि कुछ विदेशी राज थे जो इसके एरियाज के बाहर थे, जैसे तसीला गंधार, इधर श्रीलंका हो गया, ये सारे विदेशी राज थे, ठीक है, इंडोनेशिया विदेशी राज थे। पड़ोसी राज्य जैसे कामरूप असम हो गया, आप देख सकते हैं कामरूप असम हो गया, और भी उसमें नेपाल था, ठीक है, ये सारे उनके विदेशी कहने का मतलब कि पड़ोसी राज्य थे, ठीक है। ये जो पूरा कोर एरिया, ये पूरा जो पिंक में है वो पूरा कोर, मतलब मेन रूप से यहीं पे कंसंट्रेटेड थे पूरा ये गुप्ताज, ठीक है, गुप्ता का मेन पावरफुल यहीं पे चल रहा था। बट तो ये बाउंड्री है, धीमा धीमा चीजों को जीता। और ये जो बीच वाला आप एरिया देख रहे हैं, बिंदन फॉरेस्ट के बगल वाले जो एरियाज देख रहे हैं, ये है आटविक राज्य, ठीक है, इसको भी हराया था। दक्षिणा पथ के देखेंगे तो साउथ वाला एरियाज में बाकटक के नीचे, हालांकि बाकटक के साथ इनका बहुत ही अच्छा संबंध रहा है, तो बाकटक के साथ उतना युद्ध का उल्लेख कहीं पे नहीं है। एक बहुत ही कहने को तो माइनर आप देखते हैं, तो बाकटक के साथ आपको पता भी होगा कि बाकटक की जो मतलब रुद्र सेना था वाकटक का, उसके साथ एक प्रभावती था, उनका शादी हुआ था, ठीक है। मैंने आई थिंक मैंने अभी आपको जस्ट बताया, आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने सब जस्ट बताया भी है। कहाँ पे गया, ओके यहाँ पे शायद आई थिंक, हाँ ये देखिए, ये जो मैंने बताया था प्रभावती के बारे में, तो प्रभावती गुप्ता था, उनका शादी हुआ था रुद्रसेना द्वितीय से, जो बाकटक के रहा था, तो इसका संबंध अच्छा था, तो ज्यादा युद्ध का उल्लेख कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। फिर देखेंगे वेस्टर्न क्षत्रप जो आपको देखने को मिल रहा है गुजरात वाले में, जो शको ने क्षत्रप प्रणाली जो अपना करके गया था शको ने, तो ये क्षत्रप प्रणाली चल रहा था, वेस्टर्न क्षत्रप के नाम से था गुजरात वाले आसपास के एरिया, तो उससे भी युद्ध हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए आर्यभट्ट का जो जीतने का जो इनका जो नीति था, वो नीति था सकल मतलब पूरे रूप से परसवोधन, मतलब पूरे तरह से एकदम लूट मतलब बर्बाद कर देना है इन एरियाज को, फिर बाद में अपने एरियाज में मिलाना, इन पूरा तोड़फोड़ कर देना है, ये उनका नीति था अपने आर्यभट्ट को विजय के बारे में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टाइम में जो समुद्रगुप्त ने जो स्टार्ट किया अपना कैंपेन जीतने के लिए, जो कैंपेन स्टार्ट किया, वो था कि अपने बाउंड्री के जो के पास में जो राज्य थे उनको जितना स्टार्ट किया, मतलब कहने का मतलब कोर रीजन जो आप देख रहे हैं ना, उसके आसपास वाले क्षेत्र को पहले जितना ये स्टार्ट करता है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें आर्यभट्ट को ही सबसे पहले अगर हम देखेंगे, आर्यभट्ट के बारे में उल्लेख करते हैं तो ध्यान रखिएगा। जो स्टार्टिंग में समुद्रगुप्त को जब ये गद्दी पे बैठे थे, तो उस टाइम कहीं ना कहीं बिहार वाला एरियाज, यूपी के कुछ एरियाज और बंगाल के कुछ थोड़ा एरियाज में इनका शुरू में इनका था बचा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बाद में जब इन्होंने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया, तो सबसे पहले ये जितने भी इनके एरियाज के लाइन, इनके एरिया मतलब इनका जो राज्य था उनके आसपास वाले क्षेत्रों को जीतना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये अपनी इंस्क्रिप्शन जो इनका है प्रयाग प्रशस्ति, उसमें लाइन 14 में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने लाइन 14 में बोला है कि हमने कोटा फैमिली के राजा को जीता। एक कोटा फैमिली उस समय था, जो भी आज के राजस्थान कोटा में समझ लीजिएगा, कोटा फैमिली बोला हमने कोटा फैमिली के राजा, कोटा फैमिली के जो राजा है उसको हमने कैप्चर कर लिया है। और फिर उसके बाद हम लोग पुष्पा जो कि पाटलिपुत्रा या कनौज, पुष्पापुर या पुष्पनगर, पुष्पापुर, या मैं इसको सही से लिखता हूं, पुष्पा, जो कि कहीं ना कहीं पाटलिपुत्रा के नाम से आइडेंटिफाई किया गया है हिस्टोरियन के द्वारा, कि शायद पाटलिपुत्रा को ही बोला गया। बोला इन सारे एरियाज को हमने जीता है, इन सारे एरियाज को हमने कैप्चर किया है, ठीक है। ये आर्टिकल 14 में बोल रहे थे बार बार, लाइन 14 में आपका ये उल्लेख है, ठीक है। तो ये प्रथम चरण, मैंने बोला प्रथम चरण में 3 राजाओं को जीता, और ये 13 लाइन और 14 लाइन में ये उल्लेख किया गया है। तो लाइन 13 और 14 में क्या उल्लेख किया कि हमने 3 राजाओं के, आर्यभट्ट के 3 राजाओं को जीता। वो थे अच्युत, नागसेना और कोटाकुलच। देखिए आपको नाम रटना नहीं है, 2-3 बार देखिएगा, अपने नोट्स को 2-3 बार देखिएगा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में छप जाएगा। तो बाद में अगर दे दे, आपका ऐसे एग्जाम में आ सकता है, चांसेस बहुत ही कम है, बट आएगा एग्जाम में, तो आप कैसे दे इनमें से किन राजाओं को, आर्यभट्ट के किन राजाओं को नहीं जीता, तो उसमें आर्यभट्ट के सब राजाओं को दे देगा, और 3 में और एक ऑप्शन में आपका दक्षिणापथ के राजा को दे देगा। ये हो सकता है सवाल बनाने का, तो कुछ भी बना सकता है, बट आपको सब कुछ मजबूत तैयारी रखना है कि सवाल कहीं से आए बनाना है, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा आपको, चाहे जो कर लीजिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके आपको कोई नो एक्सक्यूज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड चरण में होता है, सेकेंड बार जब ये कैंपेन करता है, तो उसमें 9 राजाओं को जीतता है। वो 21वीं पंक्ति में उल्लेख है, 21वीं पंक्ति में अच्युत, नागसेन, नागदत्त, मतिला, रुद्रदेव, चंद्रवर्मन, नंदीन, गणपति नागा, वल्लवर्मन,
ये सारे राजाओं को जीतता है, ठीक है, ये सारे राजाओं को जीतता है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा सब चीजों को, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मतीला है जो कहीं ना बुलंदशहर को बोलते थे मतीला, उस पास वाले एरिया को। चंद्रब्रह्मन जो कहीं ना कहीं उस समय अगर हम देखेंगे तो मंदसौर जो जगह है वहां पर एरियाज में ये मतलब कहने का मतलब कि ये कर रहा था, ठीक है। जैसे हम देख लेंगे गणपति नागा है जो कहीं ना कहीं सेंट्रल इंडिया में ये राज कर रहा था। ये सब सारे जो भी नाम है ये आपको ये नहीं याद रखना कि कौन कौन से एरियाज में, बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको ध्यान रखना आर्यव्रत, ठीक है। आर्यव्रत के बारे में आपको मैंने ये बता दिया। इन सारे राजाओं का नाम आप लोग को याद रखना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। आगे चलते हैं। दक्षिणापथ के बारे में जो इनका नीति था वो नीति था ग्रहण मोक्षा अनुग्रह। तो ये ग्रहण पहले इन राजाओं को जीता, इन राज्यों को जीता, 12 राज्यों को जीता, फिर बाद में इनको मोक्ष मतलब कि छोड़ दिया, अनुग्रह पे छोड़ दिया। इन 12 राजाओं को कैप्चर करने के बाद फिर इन्होंने रिलीज कर दिया। ऐसा 19वें लाइन और 20वें लाइन में लिखा गया है। लाइन 19 और लाइन 20 में, सब लाइन याद रखना। तो ये कौन कौन थे भैया? महेंद्र ऑफ कौशल देश जो देख रहे हैं, महाकंतारा व्यागराज, इस सबको याद रख लेना बस, ठीक है। महेंद्रा, इसको रटना नहीं है, 4-5-6 बार देखिएगा ना तो ऑटोमेटिक याद, अच्छा ये नाम नहीं था, ये नाम नहीं था, तो वो हो जाएगा। जैसे आपको इन 12 नाम से अलग आपको देखने को मिलेगा ना, तब खुद कर पाइएगा कि नहीं ये तो नहीं था। तो इन राजाओं को जीतता है और फिर बाद में इन राजाओं को छोड़ देता है। तो दक्षिणापथ तक इनका पूरा कंट्रोल, सोच रहे हैं कि कितने बड़े एरिया को ये जीत चुका है। तो ये 19वें और 20वें लाइन में है, ठीक है। अब देखिए कि कौशल के बारे में आपको देखने को मिल रहा है कि कौशल कौन सा एरियाज को बोलते हैं। तो कौशल जो छत्तीसगढ़ के आसपास वाला एरियाज हो गया, उड़ीसा के आसपास वाला एरिया हो गया, ये सारे एरियाज कौशल में आते थे। जैसे कि आप देख सकते हो कि महाकंतारा जो है कहीं ना कहीं विंध्यन के आसपास वाला क्षेत्र महाकंतारा था। केरला का क्षेत्र है, ठीक है। पिष्टुपुरा जो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश का एक जगह है, पिथुपुरा महेंद्रगिरी में, मतलब गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में है, वो पीथमपुरा से पिष्टुपुरा हो गया। कोटुरा आप देख रहे हैं, कोटुरा के जो आसपास के महेंद्रगिरी का क्षेत्र है वो कोटुरा हो गया, ठीक है। एरेंड पल्ला आप देख रहे हैं, उड़ीसा वाले क्षेत्र को एरेंड पल्ला हो गया, ठीक है। कांची जो पल्लवों की जो राजधानी थी, पल्लवों का आप देख सकते हैं, तो वहां पे कांची वाला हो गया। तो इन सारे एरियाज जो कहाँ कहाँ पे हैं वो आप कुछ जरूरी नहीं याद रखना, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको मैं लिख दूं, बट यहाँ पे कोई जरूरी नहीं इसको लिखना, ठीक है। आप चीजों को बस समझना है कि कौन कौन से राजाओं को जीता, ज्यादा इसमें नहीं, क्योंकि आपका अगर मेंस में आपको देखिए पहला प्री में अगर बात करेंगे तो प्री में तो क्या क्या आर्टिकल आ सकता है कि कौन से लाइन में है, क्या लाइन में है, ये आ सकता है हार्डली सार्डली। अगर ज्यादा डिटेल में जाएगा तो इन राजाओं के नाम दे देगा 4-5 और उसमें से आप छाटना होगा, ये दे सकता है। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में इसके नीति को, पॉलिसी को देगा कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन क्यों कहा था, कैसे कैसे क्या जीता, इन चीजों को देगा। पर्याग प्रशस्ति के बारे में दे सकता है, थोड़ा छोटा पॉइंट देगा, तो उसको मैं मेंस में कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मैं उस चीजों को मैं आपको ऑलरेडी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे जो हम चलेंगे तो आगे नेक्स्ट हमारा आएगा आर्टविक राज। तो आर्टविक राज के बारे में ज्यादा नहीं देखना है, क्योंकि आर्टविक राज को ऑलरेडी इसने फॉरेस्ट ट्राइब को ऑलरेडी इसने ऐसे आसानी इजीली रूप से जीत लिया था। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं जो यहाँ बता दिया आर्टविक राज के बारे में कि ये 21वीं लाइन में आपको दिया गया, ठीक है। आर्टविक राज के बारे में उतना डिटेल आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं जो विदेशी राज्यों के प्रति क्या पड़ोसी राज्यों के प्रति क्या नहीं था, पहले मैं ये बताऊंगा, ठीक है। पड़ोसी राज्यों के प्रति पॉलिसी अगेंस्ट द नेबरहुड स्टेट या नेबरहुड किंगडम, ये किंग्स के प्रति क्या नीति था। तो उनके बारे में अगर हम देखेंगे तो उनका नीति था सर्व कर, मैं इंग्लिश में बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, दानाज्ञा प्रणाम गमन। मैं इतना बड़ा शब्द क्यों लिख दिया कि जितने भी टैक्सेज हैं सब कुछ दो भाई, पड़ोसी राज्य हो, जितने भी टैक्स में लगाऊंगा देना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा गुरु को। ये सारा पड़ोसी राज्यों के प्रति इनका नीति था कि इस तरह से आप अगर रहते हैं तो हम भाई आप लोग को अच्छे से रहें, मतलब आप लोग को मैं रखूंगा, अगर ज्यादा कुछ नौटंकी करिएगा तो फिर मैं आप लोग को भी जीत जाऊंगा, ठीक है। ये था मतलब पड़ोसी राज्यों के प्रति उनका क्या नीति था, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो ये कौन से लाइन में इसका उल्लेख है, तो ये लाइन उल्लेख है 22 से लेकर 33वीं पंक्ति तक। क्यों सो पंक्ति भैया? 22वें लाइन से लेकर 33वें लाइन तक ये पूरा उल्लेख है इन सारे चीजों के बारे में कि जो पड़ोसी राजा हैं, जो भी नेबरहुड राजा हैं, वो क्या करे भैया, ध्यान रखिएगा, ऑफरिंग ट्रिब्यूट, मतलब राजा को गिफ्ट दे, राजा को गिफ्ट दे,
ठीक है। ओबे करे, राजा के आज्ञा का पालन करें। ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ गुप्ता किंग, जितने भी गुप्ता किंग हैं उनके राजाओं का पालन किया, उनके आज्ञाओं का पालन किया जाए। इनसे यही मतलब उम्मीद था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करेंगे कि और साथ में ये भी है कि आए और उनका प्रणाम करें, जो पड़ोसी राजा हैं वो आए और इनको कहने का मतलब कि प्रणाम करें, इनके समक्ष प्रणाम करें। ये सारा चीज आपको देखने को मिलता है। तो इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे सीमावर्ती राय, इसका नाम है समताता है, दबाका है, कामरूपा है, नेपाला है। देखिए उन किंग्स का नाम है, आपको मैं बताता हूं, उन एरियाज का नाम है, देखिएगा, समतट, समतट हिंदी में समतट, मैं इसको समतट, मैं इसको सही से लिख दूं, समतट। मैं बताऊंगा किस समतट किसको बोले थे। फिर दवाका, फिर देखेंगे कामरूपा एंड नेपाल, ये पड़ोसी राज्य में, ठीक है। आप देख सकते हो मैप के अकॉर्डिंग भी पड़ोसी राज्य कौन हो भी सकता है, ठीक है। ये तो नेपाल, कतरीपुरा, फिर करतरीपुरा, करतरीपुरा, कतरी नहीं, करतरीपुरा, ठीक है। दवाका, कामरूप, नेपाल तो मैं लिखूंगा नहीं, कर्तपुरा। देखिए ये समतट जो अगर आप देखते हैं समतट को, जो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट बंगाल को समतट बोला गया। दवाका की अगर हम बात कर लेते हैं, दवाका जो अगर देखेंगे तो दबोक जो नगांव डिस्ट्रिक्ट है, उसको नगांव डिस्ट्रिक्ट जो है उस वाला एरिया को दवाका बोला गया। कामरूप तो असम को बोला गया। नेपाल है। करतारपुर जो जलंधर में जो करतारपुर है, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आपने सुना, करतारपुर जो कॉरिडोर आपने सुना होगा, तो ये उस एरियाज को बोला है करतारपुर को, मैं इसको लिख दूं अच्छे से, करतारपुर वाले एरियाज को करतारपुर बोला गया था। तो पंजाब तक देख रहे हैं, पंजाब तक ये अपना ऑर्डर चला रहा है, ठीक है। तो ये जलंधर वाला जो एरिया है उसको बोला गया। तो इन राजाओं से इसका यही था कि भैया इस तरह से काम करो तो सही चलेगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे सब ऑर्डिनेट भी थे उस समय, जैसे कि इन एरियाज में, जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि मालवा थे, अर्जुनाया था, यौधेज थे। जैसे मैं इस मैप में बता दूं आपको, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे यौधेज हैं, मालवाज हैं, ये सारे इसके अंदर में सबऑर्डिनेट काम करते हैं। मतलब कि डायरेक्ट गुप्ताज इस पे शासन नहीं कर रहे थे, बट इनके सबऑर्डिनेट कहीं ना कहीं उस पर काम कर रहे थे, ठीक है। समझ रहे हैं बातों को। तो ये था आपका पड़ोसी राज्यों के प्रति क्या नीति था। तो ये था, कुछ के साथ इन्होंने अपना रिलेशनशिप भी अच्छा रखा था, किन किन के साथ, बहुत सारा के साथ कहीं ना कहीं कि जो ऑर्डर इनका पालन कर रहे थे। तो ये पड़ोसी राज्यों के प्रति इनका नीति था, जो आप समझ सकते हैं, जो कि आप कहीं ना कहीं मेंस में भी आपको लिखेगा। जब मैं मेंस के लिए पढ़ाऊंगा तो मैं फिर से इन चीजों को बार बार नहीं रिपीट करूंगा, मैं आपको पहले बता दूं। इसलिए आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये कहीं नहीं मिलने वाला, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ, वीडियोज में टाइम लगता है, लेकिन सब वीडियोज अपने आप में एक बेहतरीन है। आप चाहे पॉलिटी देख लीजिए तो लक्ष्मीकांत का एकदम, लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आप पॉलिटी पूरा देख लेते हो तो, ठीक है। उससे भी बेहतरीन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेकंड चलते हैं भैया। सेकंड है कि विदेशी राज्यों के प्रति क्या नीति था। पीडीएफ ही मिल जाएगा आपका, विदेशी राज्यों के प्रतिनिधि। देखिए विदेशी राज्यों के प्रतिनिधि, ये छोटा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। तो हम आज क्या कर लेंगे ना, इसको खत्म करने के बाद पूरे मतलब आपके राजनीतिक जो है, पॉलिटिकल जो कहने का मतलब है, हम पूरे कवर कर लेंगे समुद्रगुप्त का। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे, हम लोग चलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, मतलब विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे। वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है, तो उसको बारे में पढ़ेंगे, जिसको विक्रमादित्य बोला गया था आखिरकार, उसको भी हम चीजों को समझेंगे। बट अभी हम देखेंगे तो इसका विदेशी राज्यों के प्रति जो नीति है, इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है 23वीं लाइन में, लाइन 30, लाइन 23 तो इसके प्रति क्या नीति था भैया। इसके प्रति नीति था आत्मनिवेदन, हिंदी से डरना नहीं है, दान, गरुड़, मतदक, आत्मनिवेदन, दान, गुड़ मतदक, स्वमुक्ति, विजय,
याचना, ये ऐसे मैंने लिखा हूं, ये ऐसे लिखा गया है, तो मैंने जो सेम चीज लिखा गया ऑनलाइन टेस्ट में मैंने सेम चीज को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये बहुत थोड़ा टफ है, मैंने लेकिन लाइन टेस्ट में लिखा गया कि भैया जो भी विदेशी राज्य हैं वो आत्मनिवेदन करे, दान करें, जो गुड़ है जब भी आए तो गुड़ को अपने साथ ले, मतलब जो गुड़ का जो उनका सिक्का चलता था, कहीं ना कहीं गुड़ को ज्यादा अति कर रहे थे, तो गुड़ को मस्तक करे, प्रणाम करे, स्वमुक्ति करे, विजय करे, याचना करे, ये था। समझ रहे हैं बातों को। तो इसमें कौन कौन से राजाओं का उल्लेख है भाई, ये हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से राजाओं का उल्लेख है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनको मैं जो बताने वाला हूं। ये श्रीलंका का, सबसे पहले इसमें आएगा श्रीलंका। श्रीलंका के एक राजा थे मेघवर्मन। देखिए श्रीलंका का राजा मेघवर्मन था, उसने गिफ्ट भेजा समुद्र के पास और बोला कि देखिए हम एक मठ बनाना चाहते हैं और एक रेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं, जो भी बोध गया में आएंगे, बौद्ध भिक्षु बोध गया में जो आएंगे उनके लिए, ठीक है। तो इसने परमिशन लिया टू समुद्रगुप्त से मोनेस्ट्री बनाने के लिए, मठ बनाने के लिए, मोनेस्ट्री फॉर बुद्धिस्ट लोगों के लिए मोनेस्ट्री, जो भी श्रीलंका से हमारे जाएंगे यहाँ से हमारे यात्री, तो उनके लिए भैया बोध गया में एक हम बौद्ध विहार बनाएंगे। बौद्ध विहार बोलते हैं मोनेस्ट्री को भी, ये ध्यान रखिए, बौद्ध विहार बोध गया में, ये उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है, मेघवर्मन के बारे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कुषाण के एक राजा है, उनका नाम देखने को मिलता है किदार या केदार और केदार, ये आपको देखने को मिलता है कुषाण राजाओं के बारे में, ये नाम देखने को मिलता है, जो कहीं ना कुषाण आसपास पेशावर वाले आसपास के क्षेत्र में ये रह रहे थे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि आसपास के क्षेत्र में आप लोग ये रह रहे थे, इसको आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं और कुषाण में और भी दैव्यपुत्र, शाही, सहुन सही, इनका भी नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दैव्यपुत्र, ठीक है, शाही, ये कुषाण राजाओं का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको अगर बता दूं शक में आपको रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह थर्ड, इनका नाम देखने को मिलता है, या इसको ही रुद्रसेन बोला गया, इसको ही रुद्रसेन कहीं देखने को नाम मिलता है। तो ये दोनों नाम एक ही है, ध्यान रखिए, दोनों नाम एक ही है। तो ये शक राजा रुद्रसेन कि आपको देखने को, इसका नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे, और श्रीलंका को सिमहाला बोला गया था, पता नहीं, सिमहाला मैं छोड़ दिया, श्रीलंका को सिमहाला नाम से यहाँ पे पहले बोला जाता था, इसको भी आपको याद में रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चीज को हम लोग को छोड़ देना, ठीक है, हर एक चीज को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगर देखिए मुरुंड नाम, एक मुरुंड देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं शक का ही एक पार्ट था मुरुंड, जो शक मुरुंड जिसको बोला गया, शक मुरुंड, ठीक है। तो मुरुंड जो कहीं ना कहीं पूर्वी भारत वाला आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, मुरुंड राजा हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करेंगे तो हाँ, और हमारा मुरुंड, शक और मुरुंडा कहीं ना कहीं आई थिंक दोनों एक ही सेम ही थे, बट यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया उनके लाइंस में, तो मैंने जो था मैं वो आपको मैंने बता दिया, और भी ऐसा कुछ इसमें नहीं है। लाइन टेस्ट में इतना ही था जो मैंने आपको बता दिया। विदेशी राजा के प्रति क्या नीति था उनका, मैंने यही बता दिया। तो कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त है जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़े एरियाज को कवर किया था, बहुत ज्यादा बड़े एरियाज को इसने कवर किया। इसने बहुत सिक्के चलाए, सिक्कों पे अपना वीणा बजाते हुए इन्होंने अपना किया, तो वो हम आगे देख लेंगे जब सिक्का वाला पढ़ेंगे, तो उसमें हम चीजों को सब कुछ कर लेंगे कवर, ठीक है। तो इस वीडियोस में हम इतना ही रहने देते हैं, बिकॉज इस वीडियो में जो हमने कवर किया, इस वीडियो में हमने कवर किया पूरे पॉलिटिकल सिस्टम हमने कवर किया, समुद्रगुप्त के बारे में और कुछ और राजाओं के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले, मैं आपको पहले बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि हमारा सिलेबस का 40% है, और डिटेल से पढ़ेंगे। मेंस लेवल तक मैं अभी भी चीजों को लेकर चल रहा हूँ, बट आपको जो पढ़ना है मैं जो बताता हूँ, जो याद करना है, ठीक है, जो मैं आपको याद करने के लिए बोलता हूँ उसको आपको रटना है, और कुछ मतलब जो भी रटिए या कैसे भी याद करिए, जो मैं याद करने के लिए बोलता हूँ उसको। अदरवाइज चीजों को आप नोट्स बनाइए और रिविजन करते रहिए, सब कुछ याद हो जाएगा, रटने की जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैं फिर मैं बोलता हूँ बार बार, क्योंकि सब लोगों का आदत है रटना रटना रटना, ठीक है।
तो ये हमारा होगा, डेट के लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो बीच में एक रामगुप्त आता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कल स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम देख लेंगे रामगुप्त क्या थे, इसके बारे में बहुत ही कम देर एक कहानी इसके बारे में, तो उसको हम पढ़ लेंगे रामगुप्त के बारे में जो बीच में आया था। फिर उसका चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, विक्रमादित्य जिसको बोला गया, इसके बारे में देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद। ओके।